बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिद्दीक जान और मेरे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी साहब। ईसा नकवी साहब से बात करेंगे कि ये जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, उन्होंने 8 मार्च को हमारे साथ मुलाकात में ईसा नकवी साहब के सवाल के जवाब में ही ये कहा था। जब ईसा नकवी साहब ने इमरान खान साहब से ये सवाल किया था कि आप ये बताएं प्राइम मिनिस्टर साहब कि आप ये कहते हैं कि इस वक्त जो कुछ आपके ख़िलाफ़ हो रहा है, यहाँ पर सियासी इंतशार, सियासी अदम इस्तेहकाम, आपकी हुकूमत को घर भेजने की कोशिशें, ये आप कहते हैं, आपकी बात से ये अंदाज़ा हुआ कि आप समझते हैं कि आपकी आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी की वजह से है, आपके अमेरिका और यूरोप के हवाले से जो आपका मौक़िफ़ है उनकी पॉलिसी के हवाले से, उसकी वजह से है। तो ये आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, आपकी असेसमेंट है, यानी कोई तज्ज़िया है, ख़बर है, सबूत है, क्या है कि इस सब के पीछे आप ये कहते हैं कि बैरूनी क़ुव्वतें, तो कौन सी बैरूनी क़ुव्वत है और बाकी को हाथ है? तो इसका जवाब इमरान खान साहब चंद सेकंड्स के लिए रुके और उन्होंने जवाब दिया, हैंड नहीं हैंड्स, कई हाथ हैं और बहुत अरसे से हैं। और उससे अंदाज़ा हुआ कि उनके पास इंफॉर्मेशन भी है। तो ईसा नकवी साहब से बात करेंगे कि क्या वाकई होता है इस तरह से कि बैरूनी हाथ जो है वो इन्वॉल्व हो, ना सिर्फ इन्वॉल्व हो बल्कि उससे फिर ख़तरा कितना होता है हुकूमत को। और मैं ये चाहूँगा कि ईसा नकवी साहब ने फरवरी में एक वीडियो की थी जिसके थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ था जेल, मौत या जीत। और ये एक आलमी रहनुमा ने कहा था जिसका अमेरिका के साथ पंगा चल रहा है। तो अगर तो आपने वो वीडियो देखी हुई है तो फिर आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वही चीज़ें दोबारा ईसा नकवी साहब से पूछने जा रहा हूँ। लेकिन नहीं, मैं आपको बहुत डिफरेंट चीज़ें बताऊंगा। चले ठीक है। अच्छा, दूसरा यह है कि इसके बाद वाली जो ईसा नकवी साहब के साथ मैं वीडियो करूँगा, इस वक्त जो हुकूमत गिराना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं, उनके अपने लिखी गई एक अहम चीज़ वो आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें उन्होंने बताया हुआ था कि जो बाइडन जो उस वक्त सेनेटर थे किस पोजीशन पे थे, पूछेंगे ईसा नकवी साहब से उनका क्या किरदार था पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से, और आज वो जो बाइडन सदर बन चुके हैं तो क्या सूरत हाल होगी। पहले ईसा नकवी साहब आते हैं, जेल, मौत या जीत, किसने कहा, क्यों कहा, और इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जो वो कहते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन भी है और पंगा भी तगड़ा ले लिया है, इसके नताइज क्या हो सकते हैं। अच्छा, जेल, मौत या जीत से पहले मैं आपको एक कमेंट दे दूं इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है। मैं आपको एक बात बताऊं, जिन लोगों ने जो हालिया तारीख़ है इस दुनिया की, बहुत ज़्यादा पुरानी बात ना करें आप, 4-5 हज़ार साल पहले ना जाएं, लेकिन जिन्होंने गुज़श्ता 200 साल में इस दुनिया को 2 या 300 साल में स्टडी किया है, उनको अंदाज़ा होगा कि इमरान खान जो ये बात कर रहे हैं ये कोई बेसलेस, बेबुनियाद बात नहीं है। और इसमें मौजूदा रजीम चेंज के हवाले से किस हद तक इन्वॉल्वमेंट है, क्या इन्वॉल्वमेंट है, एग्जैक्टली उसके कोई सबूत हैं, कोई टेंजिबल एविडेंस है, मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास ऐसे शवाहिद नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये अमरीकी तरीक़ाकार है, प्रूवन, पूरी दुनिया में। देखें, जो कलोनियलिज़म के बाद नियो कलोनियलिज़म का फिनोमेना है कि वो रियासतें जो किसी और रियासत के या वो ममालिक जो किसी और मुल्क के तसल्लुत से आज़ाद हुए, वहाँ पर अपने पंजे गाड़ने के लिए, वहाँ पर हुकूमतें तब्दील कराने के लिए, हुकूमतें इंस्टॉल करने के लिए, उनको अपनी सैटेलाइट स्टेट्स बनाने के लिए अमेरिका, दूसरी तरफ रूस भी, और दुनिया में जो बड़ी ताकतें हैं वो किस तरीके से मुख्तलिफ पॉलिटिकल टूल्स इस्तेमाल करती हैं, वहाँ पर एहतजाजी तहरीकों के सिलसिले शुरू किए जाते हैं, वहाँ के आर्मी जर्नल्स को हुकूमतों को गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर जो है पॉपुलर गवर्नमेंट्स को टॉपल करने के लिए, गिराने के लिए, फिर कल्चरल इन्वेजन, उसके बाद इकोनॉमी के हिसाब से जो इनके हथकंडे हैं, FATF से लेके जो IMF है वहाँ तक, IMF से लेके जो इनके मुख्तलिफ कमीशंस बने हुए हैं, कोई इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम का बना हुआ है, फिर अपने इत्तेहादियों के ज़रिए कि एक्सेस आपको जो है वो यूरोपीय मंडियों तक तब आसान मिलेगी और आपके लिए टैरिफ्स बहुत अच्छे होंगे जब आप फ़लाँ शर्त को मानेंगे। ये बातें कोई मजाक नहीं है। 1946 से सन 2000 तक 84 रिकॉर्डेड हिस्ट्री में 84 ऐसी अटैम्प्ट्स, सक्सेसफुल अटैम्प्ट्स की गई हैं अमेरिका की तरफ से, CIA की तरफ से। वो उनके कोवर्ट और ओवर्ट यानी कि खुफिया और खुलेआम किए गए ऑपरेशन से जिसमें उन्होंने हुकूमतें गिराई हैं, हुकूमतें बनाई हैं। लेकिन इसमें क्योंकि एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो इस तफसील का, मैंने क्योंकि आपने सवाल अभी बता दिया अगली वीडियो में, तो वो तफसील मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि जिसमें क्यूबा से लेके इंडोनेशिया तक, फिलिपीन में, जापान में, इटली में, जर्मनी में कौन कौन सी अटैम्प्ट्स की गई अपने इत्तेहादियों के साथ, क्या क्या कुछ अमेरिका ने किया, लेबनान में क्या करता रहा। बहरहाल, जायर बोल्सोनारो ब्राज़ील के सदर हैं इस वक्त। 2 अक्टूबर 2022 को इलेक्शन होना है
और जायर बोल्सोनारो ने एक बड़ा ज़बरदस्त, उन्होंने बड़ा अजीबोगरीब सा जुमला कहा। उन्होंने कहा कि मेरे पास अपने मुस्तकबिल के लिए 3 ऑप्शंस हैं, या मैं जेल चला जाऊंगा, या मैं मार दिया जाऊंगा, या मैं जीत जाऊंगा। चौथा ऑप्शन उन्होंने कहा कोई नहीं है मेरी ज़िंदगी में। अच्छा, इसकी बड़ी ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग कहानी है। ब्राज़ील वेस्टर्न हेमिस्फेयर में अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी, मेजर नॉन नेटो एलाई है, एक बड़ा मुल्क है, जमहूरियत भी है, बहुत सी चीज़ें मिलती भी हैं, और अमेरिका का बहुत पुराना जो है वो इत्तेहादी है। लेकिन जाहिर है कि हर जगह हर मुल्क में कोई परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता, ताल्लुकात ऊंच नीच का शिकार होते हैं, लोगों में मोहब्बत भी होती है, नफ़रत भी होती है, कभी नफ़रत का जज्बा बढ़ जाता है, कभी मोहब्बत का। लेकिन यह है कि जो लेट 90s से अभी 2018-19 तक ना जो गवर्नमेंट्स रही ब्राज़ील में, उनके को बहुत अच्छा ताल्लुक़ नहीं था अमेरिका के साथ। बिल्कुल ठीक है। और ब्राज़ील जो है उसमें आप अंदाज़ा लगाएं कि जब आप जाएंगे ना स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर, आप खोलेंगे कि ब्राज़ील और यूएस ब्राज़ील रिलेशंस, आपको 4 सफ़ों की स्टेट डिपार्टमेंट पे तहरीर मिलेगी। मेजर नॉन नेटो एलाई, 141 अरब डॉलर्स की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हमारे इनके साथ अक़दार मिलते हैं, वैल्यूज़ मिलते हैं, हम इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, हम G20 में हम ये करते हैं। आपको पूरा उन्होंने जनाब वो एक इतना बड़ा सफ़ा जो है ना, वो आप स्क्रॉल डाउन करते जाएं, 1 2 3 4 आपको तफसील मिलेगी। तो ब्राज़ील एक अहम मुल्क है अमेरिका के लिए। यहाँ तक आप जब तय कर लेंगे तो आपको पता चलता है कि जनाब एक साहब हैं जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा जो है वो तमाम लोग ही जानते हैं कि उसका जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो भी बड़ा अजीबोगरीब, बहुत ही अजीबोगरीब स्टाइल था। नवाज शरीफ को कह दिया यू आर अ वंडरफुल पर्सन ऑफ अ वंडरफुल कंट्री, और यहाँ पे वो मरियम नवाज से सेल चला रही थी तो उन्होंने वो जारी करवा दिया। फिर उन्होंने अमरीकियों ने जो है वो प्रेशर डाला, फिर इन्हें वापस लेना पड़ा बयान, और उन्होंने इजहार ला ताल्लुक़ ही कर दिया था। वो अब्दुल फताह अल सीसी को कहता है ये मेरा फेवरेट डिक्टेटर है, मोहम्मद बिन सलमान के साथ अरबों डॉलर के बिजनेसेस के किस्से करता है, विक्टर ऑर्बन को कहता है तू मेरा ट्विन ब्रदर है। उसकी दोस्ती थी जायर बोल्सोनारो के साथ, और जायर बोल्सोनारो और उसकी दोस्ती की वजह से उनके जो ताल्लुकात हैं ब्राज़ील और अमेरिका के, जो गुज़श्ता 20 साल में देखें तो सबसे बेहतर हुए ट्रंप के दौर में और बोल्सोनारो के दौर में। बिल्कुल ठीक है। ताल्लुकात बहुत बेहतर हो गए, बड़ी ज़बरदस्त ट्रैजेक्टरी पे जा रहे थे। 2020 आया, इलेक्शन का साल था अमेरिका में, और दुनिया भर में आपने देखा होगा कि बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स हैं जिन्होंने अपना वजन जो है वो ट्रंप के पलड़े में डाला होता। उन्होंने कहा ये तो पैटर्न है, हर सदर आता है 2 टर्म्स पूरी करता है, उसके बाद जाता है, तो ट्रंप ने जीतना ही जीतना है। आप स्टेटमेंट्स उठाएं जायर बोल्सोनारो की, विक्टर ऑर्बन की, मोहम्मद बिन सलमान किस किस्म का रिएक्ट कर रहे थे, अरब वर्ल्ड, गल्फ, पाकिस्तान, तो पूरी दुनिया से ट्रंप की फेवर में थी ज़्यादातर टिल्ट जो है ना। उसी दौरान जब अमेरिका में स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स भी है कि सदारती मुबाहिसा होता है, सदारती मुबाहिसे में पहले सबसे पहले उसमें तो जो बाइडन जो है वो आता है तकरीर के लिए, मुबाहिसे के लिए, और कहता है इस डोनाल्ड ट्रंप को पता है क्या है फॉरेन पॉलिसी का। या आप ब्राज़ील की एग्जांपल उठा लें, उसने कहा ब्राज़ील जो है वो देखें, वो बोल्सोनारो जो है वहाँ पे जंगल काट रहा है। अमेज़ॉन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, उसका 60% पोर्शन कुल 11 ममालिक में है, 67 लाख मुरब्बा किलोमीटर पे मुहित वो जंगल है, 60% उसका ब्राज़ील में है। और क्लाइमेट चेंज जो है वो एक ऐसा फिनोमेना है, दुनिया उसको बड़ा सीरियसली ले रही है। ट्रंप नहीं लेता था, ट्रंप तो पेरिस अकॉर्ड से भी बाहर निकल गया था ना। ट्रंप का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जाहिर है एक बड़ा ही अनकन्वेंशनल, गैर रिवायती शख्स था। उसने, जो बाइडन ने उस तकरीर में कहा कि वो बोल्सोनारो को देखो जंगल काट रहा है, ये ट्रंप जो है वो इसका दोस्त है, और बड़े खुलेआम वो जंगल काट रहा है, पूरी दुनिया को उसने तबाही के दाने पे डाला हुआ है, क्लाइमेट चेंज हो रही है। मैं सदर बना तो सबसे पहले मैं जो है ना दुनिया के अमीर मुल्कों के पास जाऊंगा, उनसे पैसे इकट्ठे करूंगा, 20 अरब डॉलर लूंगा और मैं ब्राज़ील के मुंह पे मारूंगा बोल्सोनारो के कि ये जंगल काटना बंद करो, ये पैसे ले लो। अच्छा, ये जो वो जंगल क्यों काट रहे हैं? वो जंगल काट रहे हैं, जाहिर है कि ग्रोइंग इकोनॉमी है, उनके पास मीन्स उस तरीके से नहीं है, बढ़ रही है उनकी जो आबादी बढ़ रही है, ज़रूरियात बढ़ रही हैं,
और इंटरनेशनली वो जाहिर है कि सिर्फ अमेरिका के इत्तेहादी तो नहीं है ना, वो ब्रिक्स में जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का फोरम है वहाँ पर भी, और दुनिया में ग्रो करना चाहते हैं वो, जाहिर है बाहर निकलना चाहते हैं। उसके लिए उन्हें रकबा भी चाहिए, उन्हें पैसे भी चाहिए, उनको ज़मीन भी चाहिए, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करनी है, उसके लिए रिसोर्सेज भी चाहिए। तो उनके पास बेचने के लिए जो एक बहुत बड़ी चीज़ है और उसमें से एक टिम्बर है, अपनी ज़रूरियात के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो उसने जो है ना, जिस वक्त जो बाइडन ने ये मुबाहिसे में बात की, अभी मुबाहिसा ख़त्म हुआ है, उसकी खबर सामने आना शुरू हुई है। तो बोल्सोनारो गया ट्विटर के ऊपर, उसने ट्विटर के ऊपर जाके ना जो बाइडन को व्हाट अ शेम मिस्टर, अच्छा नाम गलत लिखा था, जॉन बाइडन लिखा था लेकिन जोसेफ बाइडन है ना, उसने कहा व्हाट अ शेम मिस्टर बाइडन, व्हाट अ शेम, 2 दफ़ा लिखा। कितनी शर्म की बात है। हमें पता है ये बड़े बड़े मुल्क, इनकी नज़रें लगी हुई हैं हमारे अमेज़ॉन के ऊपर, ये इनका लालच, इनका हिर्स है, इनके अंदर हवस है हमारे इसके हवाले से। और हमारी जो, अच्छा साथ ही उसने ये भी कहा था कि अगर $20 अरब लेने के बाद इसने जंगल काटने ना रोके तो मैं जो है वो इसके ऊपर बड़ी सख्त पाबंदियां लगाऊंगा। ये जो बाइडन ने कहा था। अभी वो सदर बना नहीं था और लगता भी नहीं था कि सदर बनेगा, इन लोगों को नहीं लगता था एटलीस्ट। तो इसके जवाब में उसने कहा कि ये जो ये गीदड़ भभकियां जो है, ये इस तरह के बुज़दिलाना थ्रेट्स, ये हमें ना दो। ये हमारी जो दाखिली खुद मुख्तारी है उसके ख़िलाफ़ है। आपने हमारी जो इकोनॉमिक इंटेग्रिटी है उसको चैलेंज किया है। उसके बाद लालच, हिर्स, हवस, ये सब कुछ कह के ना उसने जो बाइडन को सख्त खरी खरी सुना दी। अच्छा बात यहाँ रुकी नहीं, उसकी जो कैबिनेट में मौजूद उसके मिनिस्टर्स हैं, एनवायरनमेंट का दूसरे मिनिस्टर, उन्होंने भी जो बाइडन को टैग करके ट्विटर के ऊपर ना पूरी कैंपेन चला दी। बाइडन को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। किसी ने पूछना शुरू कर दिया कि आप $20 अरब सालाना देगा या एक ही दफ़ा देगा, क्या करेगा हमारे साथ। तो वो, अच्छा एक बात दुरुस्त भी थी जो बाइडन की, ये जो जंगल काट रहे हैं ना, वो लबनान के जितना एरिया बनता है ना उतना जंगल इसने 1 साल में काट दिया था। और उसका जो रिप्लेसमेंट है वो भी नहीं थी। तो पूरी दुनिया अफेक्ट तो होती है। लेकिन बात ये ना कि वो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स की बात है। अब होता यह है कि बाइडन बन जाता है सदर। अच्छा उससे पहले जो सिलसिला चल रहा था ना कोरोना वायरस का 2020 में, उसमें ट्रंप भी बड़ा ही अजीबोगरीब तरीके से, वो बस सिर्फ चाइना को वुहान वायरस है, ये चाइनीज़ फ्लू है, ये शी जिनपिंग वायरस है, इस तरीके से वो टारगेट कर रहा था। बोल्सोनारो जो है वो भी उसी तरीके का गैर रवायती फार राइट का पॉलिटिशियन है, उसने भी जनाब ये शुरू कर दिया। उसने कहा, अच्छा वो इसी तरह का है बोल्सोनारो ना, ये 86-88 में ये फ़ौज में होता था ब्राज़ील की। इसने एक आर्टिकल लिखा, आर्टिकल में इसने गवर्नमेंट को कहा कि ये क्या है, ये लोगों फ़ौज के पैसे क्यों नहीं बढ़ाते, तनख्वाहें बहुत कम है। उसके ऊपर इसको जो है उठा के जेल में डाल दिया। इसके ऊपर बगावत का मुकदमा हो गया। इसके ऊपर एक और मुकदमा हो गया कि तूने बम प्लांट करवाया था। 2 साल के बाद ये छूट गया। फिर इसने पॉलिटिक्स स्टार्ट की। रियो डी जेनेरो की जो चैम्बर है वहाँ से इसने स्टार्ट किया और फिर इसने पार्टी के बाद पार्टी चेंज की और ये बहरहाल सदर बन गया। तो अब जब जाहिर है कि इस किस्म का पॉलिटिशियन हो, अमेरिका से हो जाए पंगा, तो अचानक ही जो इसकी डीलिंग है कोरोना वायरस की, उसके ऊपर बड़ा जो है ना वो सवाल उठने लग गए। एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया। लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया, लॉकडाउन लगाया तो क्यों लगाया, वैक्सीनेशन को सीरियसली क्यों नहीं लेते, मास्क क्यों नहीं पहनता सदर ये नहीं करता, सदर वो नहीं करता। वो फिर मैस प्रोटेस्ट शुरू हो गए, झगड़े भी हुए, उसमें वायलेंट भी हुए प्रोटेस्ट। इसको एक बात तो समझ आ गई कि बाइडन आ गया और मेरे लिए हालात जो है ना वो अब फेवरेबल नहीं है। पहले तो मेरी पुश्त पे बैठा हुआ था, ट्रंप मुझे बचा लेता, लेकिन अब मामलात जो है ना मेरे होंगे ख़राब। इसने इसको पता है कि जाहिर है कि CIA जो है वो रिजीम चेंज के लिए बड़ी अटैम्प्ट्स करती है। तो इसने कहा कि, और इसके जो मिलिट्री के लोग साबिक जो इसके कॉलीग्स हैं उनमें से बहुत सारे लोग इसने अपने कैबिनेट में रखे हुए थे। इसने कहा कि जनाब ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है ना ये हैक होगी और इससे जनाब मुझे हुकूमत का मेरा तख्ता उल्टा जाएगा। तो मैं इसने फिर कोर्ट में भी चला गया। इसने कहा कि जनाब वो सिस्टम करें कि बैलेट होना चाहिए, पेपर होना चाहिए, ऑन पेपर वोट हो। ये जो मशीन इस्तेमाल हुई ये हैक होगी और CIA जो है वो रिज़ल्ट को मनूवर करेगी, तो मुझे ये नहीं चाहिए। तो ये ही उस सारे का सिलसिला था और इसने रशिया के साथ ओपन अप होना शुरू कर दिया था। और रूस का दौरा इसने यूक्रेन वाले मामले पे किया और अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट और वाइट हाउस दोनों के तर्जुमानों ने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं स्टेटमेंट दिया,
बोल्सोनारो की हुकूमत को इन्होंने बहुत लताड़ा है। तो इससे पहले इसने ये बात की थी, रशिया जाने से पहले इसने कहा, जब ये रशिया का दौरा नवंबर में फिक्स हो गया था कि मैंने जाना है, और वो ज़ाहिर है कि उसकी तारीखें फ़ौरन तो नहीं होती, उस वक्त इसने कहा था कि जिस राह पे मैं चल पड़ा, ज़ाहिर बाइडन से लड़ाई हो गई, अमरीकी CIA, अमरीकी जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के गुरूज हैं ना उनके साथ। तो वो बोल्सोनारो ने उस वक्त ये कहा कि मुझे अब अपने जो फ्यूचर है ना, अपना मुस्तकबिल है, उसमें 3 ही ऑप्शन नज़र आते हैं। या मैं इस सारी लड़ाई, इस सारे पंगे के नतीजे में जेल चला जाऊंगा, या मुझे असैसिनेट कर दिया जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा जान से, या फिर अब मैंने ये तय कर लिया कि मैं जीतूंगा ये जंग, ये लड़ाई जो मैंने लड़ी है। और ये उसका जो जुमला है ना, ये आपको बताता है, एक्सप्लेन करता है कि अमेरिका का जो एक इत्तेहादी बड़ा करीब से जो अमेरिका को समझता है, अमेरिकन स्टाइल को समझता है, उसे भी पता है कि जो ताकत का सरचश्मा वो अवाम नहीं है, ताकत का सरचश्मा जो है वो अमेरिका। मेरा ख्याल है इस पर हमने बड़ी तफसील से बात कर ली है। बताने का मकसद सिर्फ ये था कि ज़ाहिर है जब अमेरिका से आप पंगा लेते हैं तो उसके नताइज बड़े खौफनाक होते हैं, और शायद यही वजह है कि इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो इस सारी सियासी जंग को बहुत सीरियस ले रहे हैं। वो हर महाज पर लड़ रहे हैं, वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह से इस जंग से निकलें, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार उनका पेचा जो है वो तगड़े एक हरीफ के साथ जो है पड़ा है। और देखते हैं बहरहाल इमरान खान इस सियासी जंग से किस तरह निकलते हैं, क्या होता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। और नेक्स्ट वीडियो में ज़रा एक और अहम इशू है, वो इस तरह कोई सबसे बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लेकिन हम सबका हमें नासरू, अल्लाह हाफ़िज़।